नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। योगी आदित्यनाथ ने आज दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली और उनके साथ 52 मंत्रियों ने शपथ ली। ये एक ऐतिहासिक घटना है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सरकार, कोई मुख्यमंत्री 5 साल रहा हो और उसके बाद फिर चुनाव जीत कर आए। तो ये इस मायने में जो है न केवल भाजपा ने बल्कि योगी आदित्यनाथ ने भी एक नया इतिहास बनाया है। लेकिन बात यह है कि जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उससे जो संकेत निकल रहे हैं वो कम से कम मेरी नज़र में शुभ संकेत नहीं है। देखने में तो सब कुछ अच्छा लगता है। पुराने लोगों को, बहुत से लोगों 22-23 मंत्रियों को हटा दिया गया है। जो पिछली सरकार में जिनका सारा ध्यान सिर्फ लक्ष्मी पूजन पर था, उनमें से कई लोग जैसे महेंद्र सिंह, जैसे सिद्धार्थनाथ सिंह, जैसे श्रीकांत शर्मा, जैसे नीलकंठ तिवारी, इस तरह के कई मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। ये अपने आप में एक अच्छा है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जो मंत्रिमंडल का गठन जिस स्वरूप में हुआ है उससे कई बातें बड़ी स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। एक, योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी अब भी बाहरी समझती है, पार्टी का उस तरह से इंटीग्रल पार्ट नहीं मानती है। एक दूसरा, 2017 और 2022 की परिस्थिति में पार्टी को कोई अंतर नहीं दिखाई दिया। 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करके चुनाव नहीं लड़ा गया था। उस समय कहा गया था ये मैंडेट उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनको आगे करके चुनाव नहीं लड़ा गया था। दूसरा, उस समय कहा गया था कि उनको कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, इसलिए उनको 2 सहायकों की ज़रूरत है। 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए गए। उस समय भी 2017 में भी मंत्रिमंडल के गठन में चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर के चुनाव का फैसला हो चाहे दूसरे मंत्रियों का, उसमें न पूछा गया था उनको, न उनकी चली थी। इस मंत्रिमंडल के गठन में भी और किसी की भी छाप हो, कम से कम योगी आदित्यनाथ की जो है अपनी उनके व्यक्तित्व की कोई छाप नहीं है। इस पूरे मंत्रिमंडल में उनका कोई व्यक्ति नहीं है। मुझे नहीं लगता कि देश में कोई भी ऐसी सरकार होगी जिसमें मुख्यमंत्री का, जिसे अपना कहा जाता है, यानी भरोसे का, जो मुख्यमंत्री के भरोसे का, जो मतलब जो भी प्रदेश में सर्वोच्च नेता है उसके भरोसे का नेता हो, वो ऐसा कोई व्यक्ति ना हो। तो 2 उप मुख्यमंत्रियों की ज़रूरत क्यों 5 साल बाद भी पार्टी को लगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि 2 उप मुख्यमंत्रियों का जो पिछला फैसला था उसने योगी आदित्यनाथ की सरकार चलाने में कोई मदद नहीं की, बल्कि सरकार चलाने के रास्ते में बाधा ज़्यादा उत्पन्न की। और मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह से ये गठन हुआ है मंत्रिमंडल का, उसमें पिछले दिनों कोरोना की दूसरी लहर के बाद जिस तरह से एक अभियान चला था योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने का, तो जिन लोगों ने ये अभियान चलाया उनको पुरस्कृत किया गया है। 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं, दोनों में से कोई उनके भरोसे का व्यक्ति नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उनके भरोसे का व्यक्ति ही डिप्टी सीएम हो। लेकिन दोनों ऐसे बनाए गए हैं जिनको उनका विरोधी कहा जा सकता है। ऐसे दोनों ऐसे डिप्टी सीएम हैं जो अपने मुख्यमंत्री को पसंद नहीं करते। उनका मुख्यमंत्री से उस तरह का राब्ता नहीं है, उस तरह से उनकी कोई केमिस्ट्री नहीं है, उनकी उस तरह से कोई कम्युनिकेशन नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य पिछले 5 साल तक इस भाव में सरकार में बने रहे कि ये जो हक मेरा था, जो योगी आदित्यनाथ ने मार लिया। आज उनको बताया गया है कि आपकी रिपोर्टिंग आपके मुख्यमंत्री के पास नहीं है, कहीं और है। आपको मुख्यमंत्री से कोई लेना देना नहीं कि आप चुनाव हार जाएंगे तब भी आप डिप्टी सीएम रहेंगे, आपको मुख्यमंत्री न पसंद करते रहे हो तब भी आप डिप्टी सीएम रहेंगे, आपने मुख्यमंत्री को हटाने का अभियान चलाया तब भी आप डिप्टी सीएम रहेंगे। तो ये तो है केशव प्रसाद मौर्य का। केशव प्रसाद मौर्य से मेरी कोई व्यक्तिगत मेरा कोई राग द्वेष नहीं है। अगर सामाजिक समीकरण की ही बात थी, अति पिछड़ों को ही प्रतिनिधित्व देने, ज़्यादा महत्व देने की बात थी, तो जिस समाज से आते हैं केशव प्रसाद मौर्य,
उससे संख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा समाज है कुर्मी समाज। वो मौर्य समाज से आते हैं, कुर्मी समाज उससे बहुत बड़ा है संख्या की दृष्टि से, प्रभाव की दृष्टि से, भाजपा के साथ लंबे समय तक बने रहने की दृष्टि से, इन सभी कसौटियों पर कुर्मी समाज खरा उतरता है। इस चुनाव में ऐसी चर्चाएं थीं कि कुर्मी समाज के लोग नाराज़ हैं। इस सब के बावजूद कुर्मी समाज के नेता स्वतंत्र देव सिंह, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कैबिनेट मिनिस्टर सिर्फ बनाया गया। अगर डिप्टी सीएम बनाया जाना था तो स्वतंत्र देव सिंह को क्यों नहीं? अगर सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा जाना था तो स्वतंत्र देव सिंह क्यों नहीं? अब दूसरे डिप्टी सीएम की बात करते हैं, ब्रजेश पाठक। अभी कुछ साल पहले बहुजन समाज पार्टी से आए, पार्टी के बाहर के व्यक्ति हैं, लेकिन पार्टी ने उनको सबसे ज़्यादा अपना समझा है। योगी आदित्यनाथ 1998 से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा में पहुंचते रहे, बीजेपी संसदीय दल के नेता रहे। इसके बावजूद ब्रजेश पाठक को उन पर तरजीह दी गई है। ब्रजेश पाठक को माना जाता है कि वो सबसे करीबी हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के। राजनाथ सिंह उनके संरक्षक हैं लखनऊ में। उन्होंने ही लखनऊ से पिछली बार उनको टिकट दिलाया, लखनऊ सेंट्रल से दिलाया था पिछली बार। इस बार लगा कि वहाँ लखनऊ सेंट्रल में मुश्किल हो सकती है, ऐसा ना हो कि हार जाए, तो उनकी सीट बदलवा कर लखनऊ कैंट की गई, जो भाजपा की सबसे सुरक्षित सीटों में लखनऊ में मानी जाती है। उन ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया है, यानी भाजपा के सारे ब्राह्मण नेताओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये पार्टी इस नतीजे पर पहुंची है कि भाजपा में जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वो इस योग्य नहीं हैं कि उनमें से किसी को डिप्टी सीएम बनाया जा सके। तो भाजपा में ब्रजेश पाठक, बहुजन समाज पार्टी से आए हुए ब्रजेश पाठक भाजपा में ब्राह्मणों का सबसे बड़ा चेहरा है। उनको जो प्रमोशन मिला है उसमें उनकी योग्यता से ज़्यादा और भी कई संकेत जो है वो दिखाई देते हैं। मामला केवल योग्यता का नहीं है। अपने मंत्रालय को लेकर उन्होंने कोई बड़ा काम किया हो, कोरोना के दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ, अपनी ही सरकार के खिलाफ सवाल भी उठाए। उनके पक्ष में जो बात कही जाती है कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं, उनसे कोई भी मिल सकता है, सहज उपलब्ध हैं, लोगों का काम कराने में रुचि लेते हैं, जो कि उनसे पहले जो डिप्टी सीएम थे दिनेश शर्मा, उनके साथ ऐसा नहीं था। लेकिन उन दोनों में एक फ़र्क ये भी है कि दिनेश शर्मा से जैसी अपेक्षा थी उस तरह से योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वो खड़े नहीं हो पाए। ब्रजेश पाठक खड़े होंगे। तो ये जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, पार्टी ने जानबूझकर, मतलब सोच समझकर ये फैसला लिया है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पैरेलल पावर सेंटर होना चाहिए, समानांतर राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। मुख्यमंत्री के पास सब ताकत नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री के पास ताकत होने से सब पार्टी का नुकसान होगा, सरकार का नुकसान होगा या फ़ायदा होगा, इसका आकलन ज़रूर किया गया होगा और इस नतीजे पर पहुंचा गया होगा कि नहीं, मुख्यमंत्री के हाथ पैर बांध कर रखना चाहिए। इस पूरे मंत्रिमंडल में कहीं से भी, किसी दृष्टि से भी आप नहीं कह सकते कि उस मुख्यमंत्री की चली है जो मैंडेट लेकर आया है। पिछली बार तो मैंडेट नहीं था, तब उनको नहीं पूछा गया, उनकी सलाह नहीं ली गई, उनके कहने से नहीं बनाया गया किसी को, लेकिन इस बार बनाया गया है। तो आप याद कीजिए, जब उनके खिलाफ अभियान चल रहा था तो ये कहा जा रहा था कि उनको या तो हटा दिया जाएगा या उनको मुख्यमंत्री बने रहने दिया जाएगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी जाएगी कि वो एक तरह से काम करने में सक्षम न रह जाएं। मुझे ये मंत्री, हो सकता है मेरा ये रिएक्शन जो है वो एक तरफा हो, आपको लग सकता है कि असंतुलित है या असंगत है, ये सब लग सकता है, लेकिन मैं जो बहुत सी चीज़ें देख रहा हूँ, बहुत सी और चीज़ों जिनकी खबरों की जानकारी है, जिनके बारे में यहाँ कह नहीं सकता, उस सब को देखते हुए मुझे लगता है कि इस मंत्रिमंडल के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि योगी आदित्यनाथ पर शिकंजा कसा रहे। ए.के. शर्मा रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, उनमें ऐसा क्या राजनीतिक गुण है कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर होना चाहिए? ए.के. शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और संगठन में एक और व्यक्ति, ये तीन लोग मुख्य रूप से थे जो उस समय
योगी आदित्यनाथ को हटाने का या उत्तर प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने के अभियान में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। उन सब लोगों को पुरस्कृत किया गया है। ये कहा गया है कि आप जो कर रहे थे वो ठीक काम कर रहे थे और आपको इस काम पर डटे रहना है। योगी आदित्यनाथ को संदेश दिया गया है कि ठीक है, हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया, ठीक है कि आप मैंडेट लेकर आए हैं, ठीक है कि आप लोकप्रिय हैं, ठीक है कि आपके प्रशासन की जनता तारीफ कर रही है, ठीक है कि जिस तरह से आपने सरकार चलाई उसकी प्रशंसा हो रही है, इस मैंडेट में उसका योगदान है, लेकिन आप उतने ही ताकतवर रहेंगे जितना हम आपको होने देंगे। तो योगी आदित्यनाथ के लिए ये एक संकेत है कि या तो वो इस बंधन में काम करें या फिर निकल जाएं। विकल्प उनके सामने है। अब पसंद उनकी है कि वो किस परिस्थिति में रहना चाहते हैं। ये मेरी बात मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अतिवादी लग सकती है, लेकिन ये बात जो लोग जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी समीकरणों को जो लोग जानते हैं, उन सब लोगों को ये बात समझ में आएगी कि एक मुख्यमंत्री जो मैंडेट लेकर आया, इतनी विषम परिस्थितियों में, इतनी विपरीत परिस्थितियों में, संगठन के असहयोग के बावजूद उसके बारे में पार्टी क्या सोचती है। तो योगी आदित्यनाथ को ये साफ संदेश दिया गया है। फिर से कह रहा हूँ, जो शुरू में जो वाक्य कहा कि वो बाहरी हैं और पार्टी उनको इसी रूप में स्वीकार करती है। उनको इस पार्टी को उनकी इस समय ज़रूरत है, उनको भी पार्टी की ज़रूरत है। अब दोनों में से तय करना होगा कि किसको कब किसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तो ये इस फैसले के लिए दोनों पक्ष खुले हुए हैं। तो आज के मंत्रिमंडल का जो ये गठन का ये सिलसिला हुआ है, इसकी परतें और खुलेंगी जब विभागों का बंटवारा होगा, उससे स्थिति और स्पष्ट होगी। क्योंकि जिस तरह से पूरा ये चुनाव का अभियान चला, जब से ये अभियान चला था योगी आदित्यनाथ को हटाने का, उसके बाद से टिकट बंटवारे में मुख्यमंत्री की बिल्कुल नहीं चली, एकदम नहीं सुनी गई। अब ये मुझे नहीं मालूम है कि ये सब का सूत्रधार कौन है। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं सिर्फ वो बातें कह रहा हूं जो तथ्यों के रूप में सामने हैं, सबके सामने। उसके बावजूद आप आज पूरे शपथ ग्रहण समारोह में जितने लोग मंच पर बैठे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जो अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में मैं उसको ज़्यादा इस तरह से कहना पसंद करूंगा कि मुख मुद्रा किसकी कैसी थी, कौन खुश था। मुझे कोई एक फ्रेम दिखाए उस पूरे समारोह का जिसमें मुख्यमंत्री, जो दूसरी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की, जो इतिहास रच रहे हैं, वो प्रसन्न नज़र आ रहे हों, खुश नज़र आ रहे हैं। और इसके पीछे और बहुत सी बातें हैं, मैं आपको फिर किसी समय बताऊंगा। अभी सारी बातें बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात आप मान कर चलिए कि आज जो कुछ हुआ है वो पार्टी के दूरगामी हित की दृष्टि से ठीक नहीं हुआ। आज पार्टी में असंतोष का बीजारोपण कर दिया गया है। आज पार्टी में समानांतर राजनीतिक शक्ति को स्थापित कर दिया गया है कि ये अब शक और अफवाहों के दायरे से बाहर निकल गई। अब ये जो है स्थापित सत्य है कि उत्तर प्रदेश की सरकार में पैरेलल पावर सेंटर होंगे और कम से कम 3 होंगे, बल्कि मैं कहूँगा 4 होंगे, 5वां भी हो सकता है। वो निर्भर करेगा कि प्रदेश अध्यक्ष अब कौन बनता है। चूँकि स्वतंत्र देव सिंह सरकार में आ गए हैं तो नया प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। वो प्रदेश अध्यक्ष कौन बनता है, उससे मुख्यमंत्री के रिश्ते कैसे हैं, मुख्यमंत्री के साथ उसकी केमिस्ट्री कैसी है, इस पर भी निर्भर करेगा। तो मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये 2 पैरेलल पावर सेंटर हैं। और कुछ ही दिनों में केशव प्रसाद मौर्य को पता चलेगा कि वो जो कर रहे थे उसमें वो बहुत स्लो और बहुत धीमे थे। जो ब्रजेश पाठक करेंगे उससे केशव प्रसाद मौर्य मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे ब्रजेश पाठक की इस योग्यता पर कोई शंका नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 5-6 सालों में
दूसरी पार्टी से आकर भारतीय जनता पार्टी जैसी कैडर बेस्ड पार्टी, विचारधारा पर आधारित पार्टी, उसमें नंबर 2 बन जाता है। इस सरकार में नंबर 2 केशव प्रसाद मौर्य नहीं है, नंबर 2 ब्रजेश पाठक है। और इससे पहले की सरकार में 2017 में केशव प्रसाद मौर्य नंबर 2 थे, दिनेश शर्मा नहीं थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि जिन लोगों ने 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल भारतीय जनता पार्टी में लगाया है, मैं ब्राह्मण समाज के लोगों की बात कर रहा हूँ, उनके मन पर क्या गुजर रही होगी। कलराज मिश्रा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, कभी डिप्टी सीएम का ख्वाब भी नहीं देख पाए, सीएम बनना तो दूर है। तो ये जो कल्चर बदल रहा है बीजेपी का, कि बाहर से आने वाला सबको पीछे छोड़कर सबसे आगे निकल जाएगा। इसमें जाति का आधार मत देखिएगा कि ये इस जाति के हैं, वो उस जाति के हैं। इसमें देखिए आप भाजपा की रणनीति को, इसमें देखिए भाजपा की बदलती कार्य संस्कृति को, किस तरह के लोगों की स्वीकार्यता बढ़ रही है और किस तरह के लोग रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इन सब पर आपकी नज़र होनी चाहिए। लेकिन आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।